हिंदी साहित्य के इतिहास से वर्ग 1 और 2 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए पहला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? तो देखिए पहला हमारा आदिकाल, ठीक है, दूसरा हमारा पूर्व मध्यकाल और तीसरा हमारा उत्तर मध्यकाल और चौथा है हमारा आधुनिक काल। अब समय सीमा देख लेते हैं इसकी। तो भैया आदिकाल की जो समय सीमा है संबंध 1050 से 1375 तक, ठीक है। पूर्व मध्यकाल, ठीक है, जिसे हम भक्ति काल भी कहते हैं, जिसकी समय सीमा कितनी 1375 से 1700 तक, ठीक है। और उत्तर मध्यकाल जिसकी समय सीमा संबंध 1700 से 1900 तक, और आधुनिक काल जिसे हम वर्तमान काल भी कहते हैं, जिसकी समय सीमा 1900 से आज तक है, ठीक है। आदिकाल को भी वीरगाथा काल भी कहते हैं, ये याद रखना है, और इसे आरंभिक काल भी कहते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं और आरंभिक काल भी कहते हैं, ठीक है। उसकी समय सीमा आपको पता ही है 1050 से 1375 तक। अब आदिकाल की कुछ विशेषताएं भी हैं। देखिए विशेषता से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं आजकल, जैसे वीर रस की प्रधानता किस काल की विशेषता है। तो भैया ये आदिकाल की विशेषता है, ठीक है। युद्धों का सजीव चित्रण, दूसरी देखिए युद्धों का सजीव चित्रण किस काल की विशेषता है। तो ये आदिकाल की विशेषता है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा एवं यशगान किस काल में किया जाता था। तो भैया ये आदिकाल में किया जाता था, ये भी आदिकाल की विशेषता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चौथा देखिए ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण, तो ये भी भैया आदिकाल की विशेषता है। डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग किस काल में हुआ है। तो ये आदिकाल में हुआ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग, ठीक है। अब आदिकाल के कुछ प्रमुख कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाएं देखिए भैया। चंद्रबरदाई जो आदिकाल के प्रमुख कवि हैं, उन्होंने पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की रचना की थी। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदिकाल का एक महाकाव्य इनमें से कौन सा है। तो पृथ्वीराज रासो, ठीक है। नरपति नाल विशल देव रासो की रचना की थी। परमाल रासो और आलाखंड की रचना किसने की थी। तो भैया जगनिक ने की थी, ठीक है। इसके बाद हमीर रासो तो सारंगधर और खुमान रासो, तो भैया खुमान रासो की रचना दलपति विजय ने की थी, ठीक है। अब देखते हैं पूर्व मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल भैया, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसकी समय सीमा है संबंध 1050 से 1700 तक, ठीक है। अब भक्ति काल की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, देखते हैं, क्योंकि आजकल भक्ति काल की विशेषताओं से भी क्वेश्चन बनते हैं। साकार एवं निराकार ब्रह्म की उपासना किस काल की विशेषता है। तो ये भैया भक्ति काल की विशेषता है। किस काल की विशेषता है? भक्ति काल की, ठीक है। रहस्यवादी कविता का प्रारंभ किस काल से हुआ है। तो ये आदि मतलब ये भैया भक्ति काल से हुआ है, ठीक है। सदाचार की प्रेरणा और समस्त काव्य शैलियों का प्रयोग भी इसी काल में हुआ है भैया, ठीक है। अब देखिए भक्ति काल की कुछ प्रमुख धाराएं हैं, ठीक है। तो इसमें सगुण धारा और निर्गुण धारा, ठीक है। तो सगुण धारा के अंतर्गत 2 धारा आती हैं, एक तो राम भक्ति शाखा और दूसरी हमारी कृष्ण भक्ति शाखा। एक तो राम भक्ति शाखा और दूसरी हमारी कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है, सगुण धारा के अंतर्गत आती है। और निर्गुण धारा के अंतर्गत भी 2 आती हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, ठीक है। आप देखते हैं राम भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा देखते हैं, तो जिन कवियों ने क्या है, जिन कवियों ने राम को आदर्श मानकर अपनी रचनाएं लिखी हैं, जिन कवियों ने क्या किया है भैया, राम को अपना आदर्श मानकर रचनाएं लिखी हैं, वे राम भक्ति शाखा के कवि कहलाए। और राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हमारे तुलसीदास जी हैं, ठीक है। और इनका एक महाकाव्य जो रामचरितमानस है, ऐसा भी पूछा जाता है कि भैया राम भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं, उनका प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है। तो रामचरितमानस है, और ये इनका महाकाव्य भी है, ठीक है। इसके अलावा राम भक्ति शाखा के जो अन्य कवि हैं
तो इसमें नाभादास, अग्रदास और हृदयराम और प्राणचंद चौहान आते हैं। ठीक है, आप देखते हैं हम कृष्ण भक्ति शाखा। तो जिन कवियों ने कृष्ण को अपना आदर्श मानकर, जिन कवियों ने कृष्ण को अपना आदर्श मानकर, ठीक है, आदर्श मानकर अपनी रचनाएं लिखी हैं, वे भैया कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कहलाए। ठीक है, इसमें भैया सूरदास जी का नाम सबसे पहले आता है। ठीक है, क्योंकि उनका प्रतिनिधि ग्रंथ सुरसागर है। ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि सूरदास जी का प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है, तो सुरसागर है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य कवि हैं, तो इसमें अन्य जो कवि हैं तो उसमें भैया नंददास, कृष्णदास और कुंभनदास, चीत स्वामी, परमानंद दास, गोविंद दास और चतुर्भुज दास और सूरदास। इसके अलावा मीराबाई भी आते हैं भैया इसके अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए ज्ञानश्री शाखा। तो जिन कवियों ने ज्ञान को ही ईश्वर तक जाने का मार्ग मानकर अपनी रचनाएं लिखी हैं, वे ज्ञानश्री शाखा के कवि कहलाए। ठीक है, अब ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो भैया ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास, जिन्होंने अपना प्रतिनिधि ग्रंथ बीजक लिखा है। ठीक है, कौन सा ग्रंथ लिखा है, बीजक। ठीक है, इसके अलावा रैदास और गुरु नानक भी ज्ञानश्री शाखा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इन कवियों ने क्या किया है, बाहरी आडंबरों का विरोध किया है। क्या किया है, बाहरी आडंबरों का क्या किया है, विरोध किया है, और मूर्ति पूजा का भी विरोध किया है। ठीक है, अब देखिए प्रेमाश्रयी शाखा। जिन कवियों ने प्रेम को ही ईश्वर तक जाने का मार्ग मानकर, क्या है भैया, जिन कवियों ने प्रेम को ही ईश्वर तक जाने का मार्ग मानकर रचनाएं लिखी, वे कवि प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। ठीक है, इसमें भैया प्रेमाश्रयी शाखा के जो मुख्य कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिन्होंने अपना प्रतिनिधि ग्रंथ पद्मापत महाकाव्य लिखा था। इस शाखा के जो अन्य कवि हैं वो हैं मंझन, कुतुबन, शेख नवी और उस्मान। ठीक है, इसके बाद आता है उत्तर मध्यकाल। तो भैया उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल भी कहा जाता है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल भी कहा जाता है। और रीतिकाल किसने कहा है भैया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और भैया उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल भी कहा है। किसने कहा है, ये मिश्र बंधुओं ने कहा है। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन अभी वर्ग 1 में पूछा गया था पहले। ठीक है, संगार काल भी भैया रीतिकाल को कहा जाता है। और संगार काल किसने कहा है भैया रीतिकाल को, आचार्य पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है। ठीक है, और इसे भैया रीति युग भी कहा जाता है, रीति युग भी कहा जाता है। और रीति युग किसने कहा है भैया, डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने। ठीक है, इसकी समय सीमा तो आपको पता ही है 1700 से 1900 तक। ठीक है, संबंध 1700 से 1900 तक। ठीक है, ठीक है, तो रीतिकाल के कुछ प्रमुख कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं एक नज़र। ठीक है, तो भैया यहाँ पर हमारे केशव दास, भूषण, मतीराम, पद्माकर, बिहारी, ठाकुर और द्विज देव, ये कुछ प्रमुख कवि हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं केशव दास। ठीक है, तो केशव दास की प्रमुख रचनाएं तो कवि प्रिया, रसक प्रिया और रामचंद्रिका। ठीक है, इसके बाद भूषण को देखते हैं। तो यहाँ पर भूषण जो हैं, तो भूषण की रचनाएं हैं शिवराज भूषण, ठीक है, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। ठीक है, इसके बाद मतीराम। तो मतीराम की जो है एक प्रमुख रचना है भैया वो मतीराम सस्सई। ठीक है, इनकी जो प्रमुख रचना है वो ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, मतीराम सस्सई, जैसे बिहारी की बिहारी सस्सई कैसी है वैसे ही मतीराम की मतीराम सस्सई। ठीक है, इसके अलावा छंदसार,
रसराज, संगार, ललित ललाम, ये भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद पद्माकार, तो पद्माकार की भैया पद्माभरण, प्रबोध पचाशा, राम रसायन और गंगा लहरी इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, गंगा लहरी इनकी प्रमुख रचना है। बिहारी की, तो बिहारी की बात करते हैं तो बिहारी की बिहारी सस्सई, बिहारी की बिहारी सस्सई। ठीक है, ठाकुर की बात करते हैं तो ठाकुर ठशक और ठाकुर शतक इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है भैया, द्विजदेव की बात करते हैं तो संगार लतिका, ठीक है, संगार बत्तीसी और संगार चालीसा